हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं बीएससी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। तो आज की ये क्लास है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और इसका लेक्चर नंबर 14 है। इससे पहले हमारे 13 लेक्चर्स हो चुके हैं, जिनमें हम हमारी यूनिट 1 भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो यूनिट 2 है आपकी केमिकल इक्विलिब्रियम, जो हमने लास्ट ही टर्म पर स्टार्ट की है, तो आप वो भी देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप लास्ट वाला लेक्चर अटेंड करें, तभी आपको आज वाला समझ आएगा। तो आज हम इसमें मेनली टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एक्टिव मास या लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में। दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्टिव मास आखिर होता क्या है। तो ये जो आपकी टर्म है, ये टर्म दी थी गुलबर्ग और वागे ने। गुलबर्ग और वागे के थ्रू ये आपकी टर्म दी गई थी, और इन्होंने ये टर्म दी थी गैसियस मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन को जानने के लिए। गैसियस मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन को जानने के लिए। अब देखिए, गैसियस मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन किस तरह से डिफाइन की जा सकती है। तो हम इसको ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि 1 लीटर गैसियस सॉल्यूशन में, अब देखो लीटर में किस तरह से बता रही हूँ, गैस है, हम कहीं खुले वातावरण में तो रख नहीं सकते, जैसे रूम है, गैस है। गैसियस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वीक मॉलिक्यूलर फोर्स से जुड़े होते हैं, वीक मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है उनके बीच। तो जैसे ये रूम है, अगर मैं इस गैस को इस रूम में भरूंगी तो इस रूम का वॉल्यूम ले लेगी, एक छोटे से बॉक्स में या डब्बे में भरूंगी तो वो डब्बे का वॉल्यूम ले लेगी। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे 1 लीटर गैस का सॉल्यूशन। 1 लीटर गैस के सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे, यानी कि जितने सॉल्यूट आपके प्रेजेंट होंगे, वही उसका एक्टिव मास कहा जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, 1 लीटर गैसियस सॉल्यूशन में, 1 लीटर गैसियस सॉल्यूशन में जितने आपके सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे, वो उसका एक्टिव मास कहा जाएगा। और ये टर्म दी थी आपकी गुलबर्ग और वागे ने, ये लिख सकते हैं। This term was given by Gullberg and Waage to define the concentration of gaseous solution. To define the concentration of gaseous solution. To define the concentration of gaseous solution. Gaseous solution. तो अभी हम क्या लिखने वाले हैं, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन क्या आएगी, डेफिनेशन में ये आएंगे, आप लिखेंगे सबसे पहले द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर गैसियस सॉल्यूशन। इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ सॉल्यूट या द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इस तरह से लिखो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो आपके किस में प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट इन 1 लीटर गैसियस सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर गैसियस सॉल्यूशन, 1 लीटर गैसियस सॉल्यूशन। इसके फॉर्मूलों पे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। गैसियस सॉल्यूशन, और ये जो आपकी होती है, इसकी यूनिट क्या कही जाएगी, मोल पर लीटर, मोलर या एम होती है। इट्स यूनिट इज मोल पर लीटर, मोलर क्या होती है, मोलर या फिर एम और एम। ठीक है, ये होगी इसकी यूनिट। अब देखो, इसको हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। फॉर्मूला आता कहां से, हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा, एक्टिव मास इज इक्वल टू क्या होगा, 1 लीटर गैसियस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ गैसियस सॉल्यूशन V में, यानी कि V लीटर, कितनी क्वांटिटी ली है, 1 लीटर ली है, ये ध्यान रखना। यहां पर लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ गैसियस सॉल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ गैसियस सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन लेंगे, 1 लीटर लेंगे, लीटर में। ठीक है, और फिर क्या रखेंगे ऊपर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट।
जिसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो जो हमने यहाँ पर वॉल्यूम लिया है v लीटर में लिया है, वॉल्यूम को हम v से शो करते हैं, v लीटर में लिया है। एक्टिव मास को हम क्या लिखेंगे, एक्टिव मास ही ले लेते हैं अभी। एक्टिव मास इज इक्वल टू n अपॉन v। अब हम जानते हैं n इज इक्वल टू क्या होता है, w अपॉन m। क्या w क्या है, वेट है मॉलिक्यूल का, और m क्या है, मास है। तो n ये जानते हैं, अब हम n की जगह पर क्या रखेंगे, w अपॉन m। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्टिव मास इज इक्वल टू, एक्टिव मास इज इक्वल टू n की जगह रखेंगे w और m यहाँ पे अपॉन m और इनटू v। तो ये है आपका एक्टिव मास का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये है आपका एक्टिव मास। तो देखो ये टर्म जो है आपकी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के थ्रू आप क्या समझेंगे, आप लॉ ऑफ मास एक्शन भी समझेंगे। तो ये टर्म अगर आपको समझ में आ गई तो समझ लो आगे की चीज़ें बहुत आसान होंगी आपके लिए। क्लियर है, चलो आगे करते हैं न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर, इस फॉर्मूले के ऊपर। पहले आप इसको नोट डाउन करिए। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर लिखा है 6.8 ग्राम अमोनिया जो है 2 लीटर कंटेनर में प्रेजेंट है। तो वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम हो गया 2 लीटर, और यहाँ पर वेट कितना हो गया 6.8 ग्राम की। 6.8 ग्राम हमने यहाँ पर अमोनिया ली है जो 2 लीटर के कंटेनर में रखी हुई है। अब देखो अमोनिया क्या है, गैस है, जितना भी बड़ा कंटेनर लेंगे वो उसी का वॉल्यूम लेगी। अब देखो 2 लीटर के कंटेनर में रखी है हमने, तो 2 लीटर कंटेनर का वॉल्यूम लेगी। अगर हम क्या रखें 5 लीटर का रख दें तो 5 लीटर का वॉल्यूम ले लेगी। और हमें क्या करना है, फाइंड आउट द एक्टिव मास ऑफ NH3 ऑफ अमोनिया। अमोनिया क्या होती है, NH3। तो सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, एक्टिव मास निकालने के लिए ये सारे टर्म हमारे पास होनी चाहिए, और ये सारे टर्म हमारे पास है। तो देखो W की वैल्यू कितनी दी हुई है, W की वैल्यू दी हुई है 6.8, और यहाँ पर आपका वॉल्यूम V कितना दिया हुआ है, 2 लीटर दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 2 लीटर दिया हुआ है। अब यहाँ से M कैसे निकालेंगे, M कैसे निकालेंगे, यहाँ से किसी को कोई आइडिया, M निकालेंगे हम इससे, NH3 से, जो आपका मॉलिक्यूलर वेट होता है ये हम इससे निकालेंगे। कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास, वेट नहीं मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास निकलेगा NH3 से। जैसे N का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 14, और H का कितना होता है 1, और H कितने दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं। तो 1 + 1 + 1 तो कितना हो जाएगा 17। तो मॉलिक्यूलर मास आ गया 17। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो तो क्या आ जाएगी, यहाँ से एक्टिव मास की वैल्यू आ जाएगी। लिखिए एक्टिव मास इज इक्वल टू W की जगह 6.8 और अपॉन में 17 × 2। सॉल्व करिए, आंसर निकालिए, कितना आएगा, सॉल्व करके आंसर निकालो। 6.8 ये हो जाएगा कितना 34, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.02 मोलर, मोल पर लीटर या M, मोल पर लीटर। ठीक है, इसी तरह से आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे ऐसे ही होंगे। चाहे अभी तो यहाँ पर हमने लिया अमोनिया, अमोनिया की जगह और कोई भी आपको मॉलिक्यूल दे सकते हैं। जैसे आपका CH3COOH ले लो, CH3COOH के लिए निकाल कर देखना। यहाँ पर क्या लोगे, CH3COOH, सेम वैल्यूज रहेंगी, बस आपकी M की वैल्यू चेंज होगी यहाँ से। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं हमारा नेक्स्ट। पहले आप क्या करेंगे, इस दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। ये आपका होमवर्क है, करिए और निकालिए। मैं आपको इसका मॉलिक्यूलर मास बता देती हूँ। CH3COOH का कितना आएगा, वैसे तो आपको निकालने आते ही होंगे। कार्बन का कितना होता है, कार्बन इस तरह से होता है 6C12, और हाइड्रोजन 1H1 होता है। ऑक्सीजन कैसे होता है, 8O16 होता है। कैसे, 8O16। इस तरह से आप इनके मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। ये मास है इनके और ये एटॉमिक नंबर है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। अब आगे है नेक्स्ट आपका लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन। मास एक्शन का लॉ क्या कहता है, वैसे तो हमारे ये क्या है, एक छोटी सी डेरिवेशन है। वैसे तो डेरिवेशन हम इसमें जब लास्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया था तो लास्ट में एक डेरिवेशन की थी, वही है इसमें डेरिवेशन, बट इसमें हम थोड़ा डीपली समझेंगे। मास एक्शन का लॉ है, उसकी डेफिनेशन जो होती है या पूरा जो लॉ है वो आपका कभी कभी शॉर्ट नोट में या वेरी शॉर्ट में आ जाता है, तो वो चीज़ करेंगे हम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले आपने अगर ये नोट नहीं किया है, मैं फिर से कह रही हूँ आप नोट कर लो इसको।
तो चलो आगे देखो, इसमें लॉ ऑफ एक्टिव मास, एक्टिव मास का लॉ क्या कहता है और ये किस चीज को लेकर दिया गया है। तो देखो इसमें अकॉर्डिंग टू इट रेट जो होता है रिवर्सिबल रिएक्शन का वो डिपेंड करता है किस पर, एक्टिव मास पर रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट का एक्टिव मास कितना है उस पर डिपेंड करता है। ये चीज़ें भी मैं आपको निकालनी बताऊंगी, तो इस किसी भी चीज़ को हेजिटेट मत होना। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हुआ करे तो आप पूछ लिया करें, लेकिन आपके क्वेश्चन जेन्युइन होना चाहिए। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, एक बच्चे का क्वेश्चन था कि आप ईयर लिखें, सेमेस्टर नहीं है। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, आपका जो बीएससी है वो सेमेस्टर में आपका डिवाइड हो चुका है। फर्स्ट ईयर में ये चीज़ मैंने आपको सिलेबस में जब सिलेबस डिस्कस किया था वैसे तो क्लियर कर दी थी, पर मैं एक बार फिर भी बता रही हूँ आपको। फर्स्ट ईयर में जो होते हैं आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर। सेकंड ईयर में भी आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, थर्ड, फोर्थ। थर्ड ईयर में भी आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ। इस हिसाब से आपके 6 सेमेस्टर बन गए हैं। पहले ईयर में 2, सेकंड ईयर में 2 और थर्ड ईयर में भी 2 सेमेस्टर। अब ये जो आपकी क्लास है ये है थर्ड सेमेस्टर की, लेकिन सेकंड ईयर के फर्स्ट पोर्शन की है ये। अब बात क्लियर हो गई आपको। आई होप अब आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि है ईयर कौन सा ये, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से वापस आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। एक्टिव मास का लॉ जो है, अकॉर्डिंग टू इट रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन क्या करती है, डिपेंड करती है ऑन द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के एक्टिव मास पर डिपेंड करती है। अब देखो रिएक्टेंट के एक्टिव मास पर किस तरह से डिपेंड करेगी, हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या छोड़ो, चलो ये देखो इस तरह से हमारी रिएक्शन होती है। ये ए क्या है, हमारा रिएक्टेंट है, और बी क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। अब देखो रिएक्टेंट से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, तो हमारी जो रिवर्सिबल रिएक्शन का रेट होगा वो डिपेंड करेगा हमारा इस पर, कि आपका इस पर ये आपका रिएक्टेंट कैसा है इस पर डिपेंड करेगा। वैसे ये चीजें मैं आपको लास्ट वाले लेक्चर में क्लियर कर चुकी हूँ, बिल्कुल डीपली क्लियर किया है मैंने आपको, ग्राफ के थ्रू भी समझाया है जब हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था ना तब। अब देखो अगर हमारे पास क्या दे दिया जाए, अगर हमारे पास एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स दे दिए जाएं रिएक्टेंट के लिए, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स दे दिए जाएं रिएक्टेंट के लिए इस तरह से, तब हम कैसे बताएंगे। अभी हमने ये तो बताया कि रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा। अब यहां से इसका एक्टिव मास कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, अरे आगे लिखा तो है, इफ मोर देन 1 रिएक्टेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग देन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा, डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पर, ऑन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होती है गुणा, ऑन द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास, एक्टिव मास किसके, रिएक्टेंट्स के, किसके, रिएक्टेंट्स के, ठीक है। कि कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा, इन दोनों की प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा। और ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ये जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे मान लो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये आपके प्रेजेंट होंगे इन फॉर्म ऑफ पावर ऑफ एक्टिव मास, एक्टिव मास की पावर पर। किस तरह से होंगे ये मैं आपको डेरिवेशन के थ्रू समझाऊंगी, लेकिन पहले आप इस एक्टिव मास के लॉ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लॉ इंपॉर्टेंट है, मास एक्शन भी इंपॉर्टेंट है, कुल मिला के ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग बहुत कम बनते हैं, लेकिन आपके इसमें से शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ ध्यान से समझा करो, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे बढ़ते हैं हमारे इसकी डेरिवेशन की तरफ। ये चीज मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ कि डायरेक्टली प्रोडक्ट पर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पावर पर कैसे जाते हैं। अब देखो यहां पर हम क्या करते हैं, कोई रिएक्शन ले लेते हैं। मान लीजिए यहां पर मैंने रिएक्शन ली A + B, और ये रिएक्शन कैसी है, आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि ये आपकी फॉरवर्ड है, ये चीज मैं आपको बता चुकी हूं, और ये आपकी बैकवर्ड है, ये आपकी बैकवर्ड रिएक्शन है, ठीक है। यहां से आपका प्रोडक्ट बन रहा है C + D, ये आपका प्रोडक्ट बन रहा है। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मान लीजिए यहाँ पर N1 पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पर N2, यहाँ पर आपका N3 नंबर ऑफ C बन रहे हैं, यहाँ पर N4 नंबर ऑफ D बन रहे हैं। दोनों आपके प्रोडक्ट ही है, मर्जी आप लोगों की, एक लिख लो, एक लिखना चाहो तो 2 भी लिख सकते हो। अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम लगाते हैं लॉ ऑफ एक्टिव मास, एक्टिव मास का लॉ अप्लाई करेंगे। applying the law of active mass, applying the law of active mass। एक्टिव मास का लॉ क्या कहता है कि जो आपकी
फॉरवर्ड रिएक्शन है या फिर रिएक्शन का रेट है वो किस पर डिपेंड करेगा, इसकी ये जो आपके रिएक्टेंट हैं इनकी प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा। जैसे मैं कहूँ द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, पहले देखो मैं आपको बता रही हूँ फॉरवर्ड के लिए मैं अलग निकालूंगी, बैकवर्ड के लिए अलग निकालूंगी। क्यों? क्योंकि हमारी ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के लिए हमें निकालने की जरूरत है। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या कहता है? R1 से लिख लूं मैं इसको, बताओ R1 से लिख लूं क्या? ऐसे लिखेंगे भाई। तो यहाँ पर आए हमारे लगाएंगे हम रिएक्टेंट के प्रोडक्ट। देखो A है और B है, क्लोज कंटेनर में क्यों ले रहे हैं? मैं आपको शायद पहले भी ये चीज डिस्कस कर चुकी हूँ, क्योंकि आपके गैसियस मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन जो होती है क्लोज कंटेनर में ही होती है। क्लोज कंटेनर से ही आप इनका पता कर सकते हैं कि रिएक्टेंट बन रहा है या नहीं, वरना गैस से गैस बनेगी और वो उड़ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या बना और क्या रह गया। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ से ये तो हो गई बात कि आपके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आ गए। अब देखो इनकी जो आगे नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, नंबर ऑफ मोल्स दिए ये इनकी पावर पर चले जाएंगे। देखो A की पावर, A के साथ क्या है N1 है तो ये पावर N1 पर चले जाएंगे, B के साथ N2 है तो ये पावर N2 पर चले जाएंगे। ये हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगी तो क्या आ जाएगा? रेट कांस्टेंट आ जाएगा। ये जब हमने फर्स्ट चैप्टर किया था ना तब ये चीज करी थी हमने, बस वहां पर हमने किया था रेट कांस्टेंट के लिए, यहाँ पर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए भी कर रहे हैं। रेट कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये सारी चीजें जब हम फाइंड आउट कर रहे थे ना तो उसमें भी आपको ये चीजें बताई गई थी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पहले नहीं कराया और हम आपको बता रहे हैं कि आपने पहले पढ़ रखा है। सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ। जो चीज मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितना पढ़ रखा है, कितना आपको आता है, कितना नहीं, तो मैं अपनी तरफ से आपको पूरी चीजें बताने की कोशिश करती हूँ कि आपको ये सब पता चल जाए। अब ये तो आपको बिल्कुल पता ही होंगे, इसके लिए मैं श्योर हूँ कि A होता है, ये B और ये N है और ये N है। 1 2 3 ABCD सबको आते हैं। अब देखो यहाँ से आगे करते हैं। जैसे हमने फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए निकाला इसी तरह से बैकवर्ड रिएक्शन के लिए निकालेंगे। यहाँ पर आप जानते हैं कि K क्या है? रेट कॉन्स्टेंट। अब देखो फॉरवर्ड के लिए मैं इसको K1 लगा लूँ। अब ऐसे लिखेंगे द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या कहता है? इसी तरह से लिख लूं डायरेक्ट, R2 इज इक्वल टू K2। यहाँ पर आपका क्या है? यहाँ पर आपका C और D एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे बैकवर्ड के लिए, और यहाँ पर A और B बनाएंगे। तो ये C की पावर N3 और D की पावर N4। ठीक है, ये हो गई इतनी बात। फॉरवर्ड के लिए भी हो गया, बैकवर्ड के लिए भी हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर थोड़े से झोल मोल बैठाएंगे। झोल मोल क्या बैठाएंगे? अब हम जानते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम स्टेट। अब इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ। केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने जब आपको कराया था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। अब फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट ये हो गया, इन्हें इक्वेशन मान लो चाहो तो, ये फर्स्ट होगी ये सेकंड हो गई। एंड हम जानते हैं एट इक्विलिब्रियम की साम्यावस्था पर, अब देखो रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है ना इनमें ऑलरेडी इक्विलिब्रियम स्थापित रहती है, साम्यावस्था स्थापित रहती है इनमें ऑलरेडी। तो हम क्या करेंगे? एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या होगा? R1 इज इक्वल टू R2 होगा। तो R1 और R2 दोनों क्या रखो? इक्वल रखो। R1 की वैल्यू क्या है? K1 A टू दी पावर N1 और B टू दी पावर N2 इज इक्वल टू किसके आएगा? K2 इसके इक्वल, K2 C की पावर N3 और D की पावर N4। ठीक है, अब मैं K वाले एक साइड ले लूं, बाकी एक साइड ले लूं, तो यहां से ये कैसे बन जाएगा? K1 अपॉन K2। देखो मैं ये K इधर ले आई और इस चीज को इधर ले आऊंगी, किसके अपॉन में? C के अपॉन में, C D के अपॉन में, C की पावर N3
और d की पावर n4। अब इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, a टू दी पावर n1 और b टू दी पावर n2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, वैसे तो ये चीज़ मैं आपको करा चुकी हूँ पर दोबारा कर लो। ये देखो K1 और K2 ये जो है आपके रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। अब क्या मैं इन दोनों रेट कांस्टेंट को अलग नाम दे दूं, बताओ? इन रेट कांस्टेंट को अलग नाम दे सकती हूँ, मैं इनको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता सकती हूँ। क्यों बता रही हूँ, हम जानते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, तो हम ये भी जानते हैं कि रेट कांस्टेंट जो होगा फॉरवर्ड के वो इक्वल होगा रेट कांस्टेंट बैकवर्ड के। अब देखो जब हमारे रेट फॉरवर्ड रिएक्शन के बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल है तो यानी कि उसमें क्या हो रही है, साम्यावस्था स्थापित हो रही है, और ये आपके रेट कांस्टेंट उन्हीं चीजों के लिए दिए हैं, साम्यावस्था स्थापित हो रही है उनके लिए आपके रेट कांस्टेंट दिए हुए हैं। तो क्या मैं इस कांस्टेंट को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल रख सकती हूँ? कैसे, देखो यहाँ पर आपका K1 है, ये आपका K2 है, क्या मैं इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc के इक्वल रख सकती हूँ? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यों रख रही हूँ मैं, अभी बताती हूँ आपको प्रॉपर रीजन इसका। देखो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर है आपका प्रोडक्ट, यहाँ पर क्या है प्रोडक्ट, यहाँ पर है आपका रिएक्टेंट। प्रोडक्ट जो है देखो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हम जानते हैं कि आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं, इसी तरह से ये आपके प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल बैकवर्ड रिएक्शन के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं। जब ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे तो क्या इनके रेट कांस्टेंट भी इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। तो इसीलिए हमने इसको किसके इक्वल रखा है, इसलिए हमने इसको रेट कांस्टेंट के इक्वल रखा है। रेट कांस्टेंट मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल रखा है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हमने एक कांस्टेंट बना दिया तो यहां से हम मान सकते हैं Kc इज इक्वल टू C टू दी पावर n3 और D टू दी पावर n4 अपॉन A टू दी पावर n1 और B टू दी पावर n2। ठीक है, ये आपका बन जाएगा फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला क्या है, एक्टिव मास का फॉर्मूला है। एक्टिव मास निकालने के लिए काफ़ी सारे आपके क्वेश्चंस आगे आएंगे, इस चैप्टर में भी आए, और आगे जो क्वेश्चंस अगर आपके इस चैप्टर में दिए होंगे आप सिलेबस में देखना, तो इसमें इस लॉ पर आपके एक्टिव मास निकालने के लिए काफ़ी सारे फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूले मतलब क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये है आपका फॉर्मूला एक्टिव मास को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे आज इसमें इतना ही। अब इसके बाद है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये तो हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की आपके फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल होता है। ठीक है, अब इसके बाद आपकी Kp क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेशर पर। Kc के बारे में, Kp, Kc, Kd और ये जो आपकी ये सारी चीज़ें होती हैं रिलेशन बिटवीन Kp, Kc, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। कुल मिला के कुछ रिलेशंस हैं आपके इसमें, तो वो भी हम करेंगे। और एक बच्चे ने बोला मुझे कि इसमें लास्ट की क्लास में, कल ही हमारे चैप्टर स्टार्ट हुआ है भाई, अरे जब हम चैप्टर स्टार्ट करा रहे हैं आपको सारी चीज़ें कराएंगे, तो आप बोल रहे हो कि ये भी कराओ वो भी कराओ, फेज रूल कराओ। फेज रूल भी आएगा, पहले बेस तो क्लियर कर लो। तो चलो, अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। आपके जो भी क्वेश्चंस हुआ करें आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, और अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, उस पर आईडी बनाइएगा और सर्च कीजिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा जहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन लिंक और टाइमिंग के साथ भेज दिए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर बाकी के हमारे टॉपिक के साथ इस सेकेंड चैप्टर के। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।